Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching electrostatics lecture number 8, Coulomb's law. First of all, I would like to say thanks to all of you because आज हमारे इस स्कॉलर सर्कल चैनल पर पूरे 100+ सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए, छोटे एक चैनल वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहें और आपका हेल्प कर सकें। ओके, तो हम अपने बेटा टॉपिक पे आते हैं, कूलम्स लॉ। व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? इसके पहले बेटा हम ये जानते हैं कि कूलम्स लॉ हमें कब अप्लाई करना है। बेटा कूलम्स लॉ हम एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज पे अप्लाई करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है फॉर पॉइंट स्टैटिक चार्ज। तो कूलम्स लॉ वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या कहिए स्टैटिक पोजीशन में हो। कूलम्स लॉ क्या बताता है या किसके बारे में बताता है? तो आंसर है, हमें पता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्सेस एक्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन फोर्स लगते हैं एंड अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। तो ये तो बेटा क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स हो गया। कब कौन सा फोर्स लगते हैं हमें पता है, बट 2 पॉइंट चार्जेस के बीच कितने फोर्स लगेंगे लाइक क्वांटिटेटिव आइडिया हमें नहीं पता है। इसी बेटा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्वांटिटेटिव वैल्यू ये कूलम्स लॉ आपको बताता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, बेटा पॉइंट नोट करना, पहली बात कि चार्ज स्टैटिक होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्जेस। यहाँ पे भी ध्यान रखना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दिस चार्जेस, यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड का ही मल्टीप्लाइड करना है, उसके साइन का कोई लेना देना नहीं है, आइदर चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो अगर लेट अस कंसीडर वी टेक 2 पॉइंट चार्जेस विच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट Q1 and Q2 and separated by a distance small r. Let's suppose the medium between these 2 charges is air or vacuum. Then in this case, according to Coulomb's law, the electrostatic force between these 2 charges, point first, is directly proportional to the product of magnitude of these charges. तो Q1 into Q2, बेटा मॉड लगाने का बस एक ही मतलब है कि ये वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए। ऐसा नहीं हो बेटा कि ये -5 कूलम चार्ज हो, ये +2 कूलम चार्ज हो, तो -5 into 2 आप -10 लिखना। इसीलिए बेटा मॉड लगा रहे हैं ताकि ये वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव में लेना है। यहाँ पे भी हमने मेंशन किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्जेस, हमें चार्ज का बेटा मैग्नीट्यूड लेना है, उसके साइन से मतलब नहीं है। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट F is inversely proportional to the square of distance between them। इसको बेटा हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा आपने क्लास 11th में ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, ऐसा डेरिवेशन किया हुआ था। और अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी सेम इसी टाइप से डेरिवेशन हुआ था। वहाँ पे हमने बताया होगा कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास बिटवीन देम, क्लास 11th में। और वहाँ पे भी बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता था। तो कूलम्स ने ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही लिया हुआ है, हालांकि बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव भी किया था। ओके, तो बेटा आपको पता है अगर हम इसको कलेक्टिवली लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब तक बेटा हम समझ गए हैं कि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेना है। ओके बेटा, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो ज़रूर एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाइड करेंगे।
जब भी प्रोपोर्शनल का साइन किसी भी क्वेश्चन में बेटा रिमूव करेंगे तो आपको कांस्टेंट का मल्टीप्लाइड करना ही करना है। ओके, यहाँ पे बेटा हमने प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया और एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड किया जिसको हम सी लेते हैं। बेटा कई बुक में इस कांस्टेंट का नाम सिंबल के होता है, तो आप गलती से भी उस के को मत यूज करना, क्योंकि अभी हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका भी सिंबल के होता है। तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये वाला कांस्टेंट है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अभी इसको हम सी लेके चलेंगे और इसका सी फॉर कूलम कांस्टेंट, वेयर सी इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारा बेटा फॉर्मूला आ गया 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का। अब आपके माइंड में आएगा सर ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है फिर तो इसकी वैल्यू भी होगी। ओके, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, where C is a proportionality constant known as Coulomb constant, and C is equal to 1/4 pi epsilon naught, और इसकी बेटा वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। यूनिट होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस बेटा टर्म को बहुत ध्यान से आपको समझना है। What is pi? And answer at 22/7. It is also a constant. What is epsilon naught? Epsilon naught is also a constant which is known as permittivity of free space. Permittivity of free space or air. Okay, where epsilon naught is known as permittivity of free space। बेटा इसके आपको अपने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, तो बेटा दोनों नाम हम बोल सकते हैं, तीनों नाम कोई भी हम एक बोल सकते हैं। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। सर इसका यूनिट क्या होता है, तो आंसर ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी जस्ट इसका रेसिप्रोकल। बेटा न्यूमेरिकल में हम इस वैल्यू का बहुत कम ही यूज करते हैं, उसके लिए हम एक और वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ से बेटा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। तो बेटा आपको तो एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो आप रेसिप्रोकल कर लो, मतलब इस दोनों फ्रैक्शन को आप जस्ट इन्वर्टेड कर दो। कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 1/9 × 10⁻⁹। बेटा आपको ये थोड़ी सी मैथ तो पता होनी चाहिए कि अगर ये 10⁹ न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और नीचे कौन बचेगा बेटा 9, हियर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, थोड़ा इसका बेटा नेम भी याद रखना, एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये बेटा एक ग्रीक लेटर है, तो आपको थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट। ओके, हियर देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 10⁻⁻9। हियर बेटा 4 पाई जब मल्टीप्लाइड होगा तो 4 9 जा 36 पाई। तो बेटा एप्सिलॉन की ये भी एक वैल्यू होती है जिसको हम अक्सर न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, एंड यूनिट ऑफ कोर्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब आपके मन में एक बात अभी से आना शुरू हो गया होगा कि सर पहले तो ये बताइए कि हमें परमिटिविटी होता क्या है। आपने तो यही बस बता दिया कि ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, आखिर ये परमिटिविटी क्या होता है। तो बेटा इसके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम परमिटिविटी के लिए ही लेक्चर करेंगे और डिटेल में बात करेंगे परमिटिविटी क्या होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ के लिए ये जानिए कि ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, और फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू होती है। और ये फ्री स्पेस के लिए जो ये वैल्यू है ये सबसे मिनिमम होती है, यानी किसी और मीडियम के लिए जब भी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी तो वो इससे ज़्यादा ही होगी। ये बेटा नॉट लगाने का बस एक ही मतलब है कि ये फ्री स्पेस के लिए है। ओके, तो बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, देन हम कूलम फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये हमने C के जगह पे रखा है जिसको आप कूलम कांस्टेंट कह रहे थे, एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ओके बेटा, ऑफ कोर्स फोर्स है तो बेटा यूनिट न्यूटन ही होगा, नो डाउट। फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन ही होता है। जैसा कि हमने बताया बेटा कूलम्स लॉ सिर्फ आप पॉइंट स्टैटिक चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट चार्ज जो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। अगर कोई बॉडी चार्ज है, लाइक वो पॉइंट नहीं एक बॉडी है जिसका शेप एंड साइज है, तो बेटा हम वहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। वहाँ पे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम उसके लिए अलग से फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ओके, अब बेटा हम बात करने वाले हैं कि अगर सर ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो हमने बेटा फिगर बनाया हुआ था यहाँ पर Q1 एंड Q2, और इनके बीच बेटा डिस्टेंस स्मॉल r था। सर अगर इनके बीच का जो मीडियम है बेटा, अगर वो एयर ना हो के कोई अदर मीडियम हो, तो क्या फॉर्मूला यही रहेगा? बेटा एक्चुअली में उसका आंसर यस भी है और नो भी है। फिलहाल अभी के लिए आप नो समझो कि इसका ये फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं है। तो सिंपल सा सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पर फ्री स्पेस की परमिटिविटी की जगह पे उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए, अगर बेटा कोई मीडियम हो, फॉर एनी मीडियम, ये फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा? F इक्वल टू FM मीन्स M फॉर मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन M। बेटा एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी थी, क्योंकि पहले हमने चार्जेस को फ्री स्पेस के बीच में, चार्जेस के बीच फ्री स्पेस था, लेकिन अब चार्जेस के बीच कुछ कोई मीडियम है। तो अगर बेटा मीडियम है तो उस मीडियम की परमिटिविटी रखेंगे, एंड द सेम फॉर्मूला बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, हालांकि बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इस मीडियम की परमिटिविटी और एक फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बीच भी एक रिलेशन होता है। तो वहाँ पे हम जब सेकंड लेक्चर में आएंगे तो डिटेल में इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, थैंक यू।